एग्जैक्टली मास्टरबेशन क्या है? सुबह सुबह हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण ज़्यादा होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है इरेक्शन के लिए। तो जब हस्बैंड के साथ सेक्स परफॉर्म करने जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड को इमेजिन नहीं करते, वो पॉर्न स्टार को इमेजिन करते हैं और उसकी वजह से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जैसे ओवर मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म की फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है। ऑफकोर्स होता है। सेक्स एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी इंडिया में इसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से क्यों देखा जाता है? वाइफ कंप्लेन करती है कि सर मैं सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ, मेरे हस्बैंड को सेक्स प्रॉब्लम है, आप उनके ट्रीटमेंट करिए। तो हस्बैंड डिनाइल मोड में चला जाता है, नहीं। तो रेगुलर मास्टरबेशन करना सही है या गलत है? कुल मिला के बोलूँ तो 20 से 30 मिनट की एक सेक्स साइकिल होती है, सेक्स लाइफ होती है, जो अच्छे से करनी चाहिए। सम ऑफ गाइज आर टेकिंग टू कंडोम्स, तो ये हेल्दी और नॉट? 2 कंडोम का कंसेप्ट तो अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया। तो आजकल लड़कियों भी ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती? यस, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी पे असर रहता है। 80 साल के लोग भी सेक्स कर सकते हैं। अगर कोई बंदा है उसकी बॉडी काउंट ज़्यादा है और किसी लड़की की बॉडी काउंट ज़्यादा है तो उनकी जो सेक्स लाइफ है इस पर इफेक्ट होती है। तो मॉर्निंग सेक्स इज गुड सेक्स। तो ऐसी कोई मेडिकल सप्लीमेंट है जिसके मेल और फीमेल दोनों अपनी सेक्स लाइफ बड़ा अच्छी तरह से कर सके? ये तो ऐसा हुआ कि दारू पियो, गांजा पियो, सिगरेट पियो, लेकिन मेडिकल सप्लीमेंट खा लो ताकि सेक्स लाइफ अच्छी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में डाइवोर्स रेट 25 to 30% सेक्सुअली डिससेटिस्फेक्शन है। अब वायग्रा इज अ डेंजरस ड्रग, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आप जब भी सेक्स परफॉर्म करने जाओ तो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करो। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम एक नई चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिनका नाम है विचार केंद्र क्लिप्स। इस विचार केंद्र क्लिप्स के चैनल के अंदर हम पॉडकास्ट के टॉपिक वाइज क्लिप डाल रहे हैं, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी चैनल की जो लिंक होगी वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हिरेन सोनी आपका स्वागत करता हूं विचार केंद्र में। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं मेंस और वुमेन्स की मेंटली और सेक्सुअली हेल्थ के बारे में, और कैसे आप अपनी सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ को कैसे हेल्प कर पाएंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज के पॉडकास्ट की खास एक चीज़ क्या है कि कभी कभार लोग इस पे बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। वो बात अपने इवन पार्टनर के साथ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ है अहमदाबाद के वन ऑफ द बेस्ट और टॉप सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस पटेल। तो वेलकम डॉक्टर तेजस पटेल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली मास्टरबेशन क्या है? सब लोगों को पता है कि मास्टरबेशन है क्या, इन जनरल ऑडियंस सब जानते हैं, पर मेडिकली इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? जी, मास्टरबेशन की बात करिए तो लोगों को यही पता है कि सिर्फ मेल मास्टरबेशन होता है, ऐसा नहीं है। मास्टरबेशन मेल लोग भी कर सकते हैं, फीमेल लोग भी कर सकते हैं। मास्टरबेशन यानी अपने आप को अपने हाथों से सुख देना। जो अनमेरिड लोग होते हैं और कई लोग मैरिड होते हैं जो अपनी मैरिटल लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वो लोग अपने हाथों से या अपने हाथों की जैसी कोई उंगलियों की बनावट की जैसी वजह से या सेक्स टॉयज से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने प्राइवेट पार्ट को थोड़ी देर खेलते हैं उनके साथ, उनको हिलाते हैं और इजेक्यूलेट होते हैं, जिसको हमारी मेडिकल भाषा में मास्टरबेशन बोलते हैं। खुद को सेटिस्फाई करने की एक टेक्निक है। तो इज इट साइकोलॉजिकली? ये साइकोलॉजिकली है और मेडिकली भी प्रूवन है कि जब तक ऐसा है कि हमारी जब तक शादी नहीं होती तब तक जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे तो प्री मैरिटल सेक्स इतना ओपन अप नहीं हुआ है। तो शादी नहीं होती तब तक लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पाते। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी शादी एक फिक्स एज में हो ही जाए, ठीक है। और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो 15 साल से प्यूबर्टी डेवलप होना शुरू होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स ग्रो करना शुरू करते हैं। तो उनको भी प्लेजर मिलने की, प्लेजर के लिए वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और ये इजीली अवेलेबल है, सालों से चलता आ रहा है। लोग सिखाते हैं, लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं। और कई बार तो लोग ऐसे ही कोशिश कर देते हैं कि सुबह सुबह अपना प्राइवेट पार्ट, जैसे कि मेल प्राइवेट पार्ट है, इरेक्ट हो जाता है, फीमेल वजाइनल में सेंसेशंस आता है, तो वो उसके साथ प्ले करना शुरू करते हैं। वो प्ले करना, खेलने की वजह से उनको अच्छा लगना महसूस होता है और थोड़ी देर बाद वो इजेक्यूलेट हो जाते हैं, तो उनको चरम सुख मिल जाता है। तो ये साइकोलॉजिकली है कि मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ऐसे ही मज़ा ले लो। तो सोसाइटी में मास्टरबेशन को एज सीन या पाप की तरह देखा जाता है, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होती रहती?
जी, इसके पीछे की एक साइकोलॉजी की रीज़न ये है कि जब ये पहले तो कोई बड़ा बताता नहीं है, मतलब कोई हम्म। पेरेंट्स अपने चाइल्ड को ये सिखाता नहीं है कि सेक्स की बात ही नहीं करता। अब सेक्स की बात ही नहीं करता तो वो उसको सेक्स कैसे करना है वो सिखाएगा नहीं, ठीक है। अब सेक्स से पहले का स्टेज होता है कि जब बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं तो उनसे बात करो, मास्टरबेशन सही है गलत है क्या है उनके बारे में चर्चा करो। पाप इसलिए माना जाता है कि मास्टरबेशन की वजह से कई बार लोगों की मैरिटल लाइफ बिगड़ जाती है, कई लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाता है और लोग अपने आप को प्लेजर देने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब वो शादी के बाद अपने पार्टनर से प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, उनको खुद से ही प्लेजर लेने में मज़ा आ जाता है। हम्म। और कई बात ये चीज़ ही गंदी है कि अकेले में करना, अकेले में बंद कमरे में करना और मास्टरबेशन करने के लिए इमेजिनेशन करना, और जो इमेजिनेशन करना वो चीज़ें गंदी चीज़ें इमेजिनेशन करना, जैसे कि कोई लोग सेक्स कर रहे हो, कोई कपल सेक्स कर रहा हो, कोई पोर्नोग्राफी देखना, तो इवेंचुअली ये सब चीज़ों की वजह से उसको पाप माना जाता है। हम्म। ऐसे तो तो पाप है नहीं, लेकिन ये सब इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है। तो रेगुलर मास्टरबेशन करना सही है या गलत है? रेगुलर मास्टरबेशन करना गलत है। मास्टरबेशन अपने स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, और हम्म। जब तक आप सेक्सुअली एक्टिव ना हो तब तक कभी कभी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हफ्ते में 1 बार 2 बार, महीने में 5 बार 4 बार या 7 बार, इतनी बार करो तो सही है। हम्म। कई लोग ऐसा होते हैं कि डेली 1 बार मास्टरबेशन कर लेते, डेली 2 बार मास्टरबेशन कर लेते, जिसको मास्टरबेशन का एडिक्शन बोलते हैं। नॉर्मल मास्टरबेशन सही है, हम्म। मास्टरबेशन का एडिक्शन बिल्कुल सही नहीं हम्म। है। तो उसके अंदर एक मीथ भी है कि मास्टरबेशन करने से जैसे वीकनेस आना, आई सेट कम हो जाना, साइज में डिफरेंस हो जाता है, इवन हेयर फॉल का भी आता है। इज इट राइट और रॉन्ग? ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। पहले तो चीज़ है मास्टरबेशन से हेयर फॉल, तो वो तो बहुत बड़ा मीथ है, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। हम्म। वीकनेस आ जाना, हाँ, वीकनेस अगर आप डेली मास्टरबेशन करोगे, 1 बार 2 बार करोगे हम्म। और आप आपकी फंक्शनलिटी इम्पेयर हो जाएगी, रोज़ काम करते करते आपको मन हो जाएगा, आप अपने काम काम को छोड़ के मास्टरबेशन की ओर जाओगे, कहीं ना कहीं पर्सनल प्राइवेट स्पेस हो दोगे और उसकी वजह से करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो जो आपका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो पूरा फोकस पूरे दिन आपकी सेक्सुअलिटी पे रहेगा कि बस मुझे कुछ भी करना है लेकिन मुझे मास्टरबेशन नहीं करना है, मुझे सेक्स हम्म। परफॉर्म ही करना है, वॉट एवर। तो पूरे दिन अगर सेक्स के विचार आना तो वो तो गलत ही चीज़ है। हम्म। लेकिन हाँ, ये सब मीथ है कि ये नपुंसकता आ जाएगी, ये मेरा लिंग छोटा हो जाएगा, मेरे को हेयर फॉल हो जाएगा, मैं आगे जाके शादीशुदा लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, ये सब तो चीज़ मीथ है, ऐसा कुछ नहीं हम्म। होता। तो मास्टरबेशन को ऐसा लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही टेक मास्टरबेशन एज अ मोटिवेशनल। ही थिंक दैट कि जब वो पेपर लिखने जाएगा ना तो मैं मास्टरबेशन करूँ तो मेरा फोकस बढ़ जाएगा। मैं अगर सेक्स करने जाऊँगा उससे पहले मास्टरबेशन करूँगा तो जो मेरा इंटरकोर्स का जो टाइम वो बड़ा हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जैसे कि एक मीथ चल रहा है यही डिस्कशन कि मास्टरबेशन की इफेक्ट होती है, तो इज इट राइट और रॉन्ग? ये बहुत सही है। हम्म। देखो हम लोग क्यों जी रहे हैं, हम लोग इसलिए जी रहे हैं कि हमें मज़ा आना चाहिए, हम जो जो चीज़ करते हैं उसमें हमें मज़ा आता है, हम्म। ठीक है। एडवेंचर्स करते हैं तो हमें मज़ा आता है, घूमने जाते हैं तो हमें मज़ा आता है, ठीक है। मज़ा आना मतलब ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होना। हम्म। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि मास्टरबेशन करने के बाद डोपामाइन केमिकल ज़्यादा रिलीज होता है, उनको प्लेजर मिलता है, उनको मज़ा आता है। तो टेक एज अ कई मोटिवेशन। वो एग्ज़ाम से पहले अगर मास्टरबेशन करेंगे, उनका डोपामाइन अच्छा रिलीज़ हुआ, उनको मोटिवेशन मिला, उनकी एग्ज़ाम अच्छी रही। हम्म। और रही बात, दूसरा क्वेश्चन था कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हाँ डेफिनेटली, अगर आपने मॉर्निंग में सुबह मास्टरबेशन कर चुका है और उसके बाद दोपहर में आप सेक्स करने जा रहे हो, हम्म। तो एक बार आपका इजैकुलेशन हो रखा है तो दूसरी बार इजैकुलेशन में भी टाइम लगेगा, तो आपका जो अर्ली डिस्चार्ज होना है वो डिले हो जाएगा, तो आपको उसमें भी प्लेजर ज़्यादा मिलेगा। तो ये दोनों बात सही है कि मास्टरबेशन मोटिवेशन की तरह भी हम ले सकते हैं, और अगर कई बार सेक्स परफॉर्म करने जाओ तो सुबह मास्टरबेशन किया हो तो दूसरी बार करो तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इफेक्ट होता है। ऑफ कोर्स। तो एक मॉर्निंग में जनरली मेंस को क्या होता है, इवन वो सो भी रहे हैं तो उनका जो डिक या पेनिस है वो एक टाइटनेस हो जाता है, इवन नींद में भी। उसके पीछे का साइंटिफिक कनेक्शन क्या है? उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग इरेक्शन बोलते हैं, जैसे इवन कि सपना दोष भी हो जाता है। यस, उसको हम मॉर्निंग इरेक्शन बोलते हैं, और जो स्वप्न दोष है उसको हम नाइट फॉल बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मॉर्निंग के आवर्स में मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो सुबह सुबह हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण ज़्यादा होता है,
और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है इरेक्शन के लिए। तो सुबह सुबह जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से रहा होगा तो उसकी वजह से इरेक्शन आ जाएगा। दूसरी चीज़, पूरी रात अच्छे से हमने नींद की होगी, पूरी रात का हमने स्ट्रेस छोड़ दिया होगा, सुबह उठ के कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, तो कोई हमारा लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं है, तो अल्टीमेटली डोपामाइन भी बढ़ा होगा, तो प्लेजर भी अच्छा होगा दिमाग में। उसकी वजह से भी पेनिस में जो इरेक्शन आता है वो नॉर्मली काफ़ी अच्छा इरेक्शन आता है, विदाउट एनी सेक्सुअल इमेजिनेशन और विदाउट एनी सेक्सुअल थॉट्स। तो ये देखा आपने, ये बात बड़ी सही है। आज के डिजिटल एरा में मास्टरबेशन को पोर्नोग्राफी से कनेक्ट कर दिया, दोनों एक बोलो ना लिंक हो गया है। तो इसके अंदर मेंटली हेल्थ के लिए हार्मफुल है कि नहीं? ऑफकोर्स पोर्नोग्राफी तो मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल है, मैं कभी उसका फेवर ही नहीं करता। ठीक है, मास्टरबेशन तो चलो मैंने पहले भी बोला कि अगर हेल्दी वे से करो, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए करो, कुछ मोटिवेशन के लिए करो, डोपामाइन रिलीज करने के लिए करो, वीकली करो तो सही है। अब पोर्नोग्राफी तो वैसे भी पोर्नोग्राफी तो काफ़ी लोगों की सेक्स लाइफ बिगड़ चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने दोस्तों से सुना है सेक्स लाइफ ऐसी होती है और पोर्नोग्राफी में देखते हैं तो वो अलग पोर्नोग्राफी होती है, वो सेक्स लाइफ अलग होती है। अब वो खुद पोर्नोग्राफी वाला सेक्स घर पे परफॉर्म करने जाएंगे तो उस तरीके से होगा नहीं। एक मिथ होगी ना, तो वो पोर्नोग्राफी होगी 1 आवर से 2 आवर, हाँ, और वो मेंटेन करने जाएगा मैं 1 आवर, तो वो तो होएगा ही वो है नहीं। उनको पता ही नहीं कि पोर्नोग्राफी ऐसे ही शुरू हो जाती है और नहीं होता। वो भी ऐसा होता है कि पूरे दिन में कई टेक्स होते हैं, धीरे धीरे क्लिप्स एडिट होती है, उनको मर्ज किया जाता है और एक वीडियो डाला जाता है 1 घंटे का। ऐसा ही नहीं होता कि कोई भी मर्द एक साथ और वाइफ भी एक साथ, उसकी वाइफ भी उसके साथ 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यूस सेक्स करती रहे, अलग अलग पोजिशंस करती रहे, पोर्नोग्राफी टाइप से जो चिल्लाना ये वो सब करती रहे, ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो एक तो ये प्रॉब्लम होता है पोर्नोग्राफी की वजह से कि जब वो रियल सेक्स लाइफ एंजॉय करने जाते हैं तो उनको मज़ा नहीं आता कि यार मैंने पोर्नोग्राफी में ये सब देखा था, ये तो हो ही नहीं रहा, या मेरा पार्टनर मुझे ये तो दे ही नहीं रहा। फीमेल को ऐसा लगेगा मेरा पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है, वो पोर्नोग्राफी वाला परफॉर्म नहीं कर रहा। मेल को ऐसा लगेगा मैं पोर्नोग्राफी में फीमेल जो जो चीज़ें करती है वो मेरी वाइफ को बताओ कि ये तू मेरे साथ कर। अब वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं वो सब दे पाए, तो उन दोनों को ऐसा लगेगा कि यार हम जो सेक्स कर रहे हैं वो मतलब इफेक्टिव सेक्स नहीं है। एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़, पोर्नोग्राफी की वजह से मास्टरबेशन का एडिक्शन हो जाएगा। जैसे पोर्नोग्राफी देखेंगे वही वही जैसे फीमेल देखेगी या मेल देखेगा, उनके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे, डोपामाइन रिलीज होने लगेगा, वो तुरंत मास्टरबेशन करना शुरू कर देंगे। तो अगर डेली पोर्नोग्राफी देखोगे तो आप डेली मास्टरबेशन करोगे, तो वो भी हार्मफुल हो गया। 1-2 केस है। एक मेरे दोस्त ने मुझे जाकर बताया कि ड्यूरिंग उसकी एक सेक्स लाइफ थी, तो उसकी जो पार्टनर थी वो ड्यूरिंग सेक्स वो पोर्नोग्राफी देख के करती है, जस्ट फील कि वो मुझे फील आए, पर वो इंटरकोर्स वहाँ पे प्रैक्टिकली हो रहा है पर दिमाग में वो चल रहा है। ये केस ये ओवर कनेक्शन नहीं हो रहा है? मैंने मैंने मेरे करियर में काफ़ी ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि हस्बैंड बोलता है कि सर मैं पोर्नोग्राफी देखता हूँ और पोर्नोग्राफी देखते हुए मेरी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ, तो तभी मेरे से अच्छे से सेक्स हो पाता है और इजैकुलेशन हो पाता है। और वाइफ भी बोलती है कि अगर मैं पोर्नोग्राफी देख रही हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ सेक्स कर रही हूँ तभी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि उन्होंने सेक्स लाइफ तो अभी जीनी शुरू की, उससे पहले तो वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे। अब जब बिफोर मैरिज वो पोर्नोग्राफी देखते रहते तो उनके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे वो सब इमेजेस गैर कर जाती है कि पोर्नोग्राफी में जैसे कि कोई फीमेल देख रही है, उसको जो मेल 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 पॉर्न स्टार है वो उनको पसंद आने लगते हैं। उनके दिमाग में वो फील करते हैं कि ये माचो मैन है, ये इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, चिल्लाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस वो इमेजिन करते हैं। तो जब हस्बैंड के साथ सेक्स परफॉर्म करने जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड को इमेजिन नहीं करते, वो पॉर्न स्टार को इमेजिन करते हैं और उसकी वजह से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर वो पोर्नोग्राफी वाला वीडियो बंद करके, आपके फ्रेंड ने जो बताया कि वीडियो बंद करके आपके फ्रेंड के साथ अगर एंजॉय करना शुरू करेगी तो उसको वो फील नहीं आएगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में जो डोपामाइन रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं होगा और उसको मज़ा आएगा, लेकिन जो सालों से आ रहा है वो नहीं आ रहा है। उसको इमेजिनेशन में जो मज़ा आ रहा है वो मज़ा नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो पोर्नोग्राफी देखते देखते सेक्स करना चाहेगी। ओके, तो जैसे ओवर मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म की फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है? ऑफ कोर्स होता है। अगर मैंने बोला ना कि एडिक्शन इज़ वेरी बैड, जब जब ज़्यादा मास्टरबेशन करते रहोगे और फिर उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग के लिए जाओगे, जब शादी करोगे फैमिली प्लानिंग के लिए जाओगे, तो हम लोग बताएंगे कि फिक्स ड्यूरेशन होता है, यही ड्यूरेशन के दौरान आपको सेक्स करना चाहिए, सेक्स परफॉर्म करना चाहिए,
तभी देर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर आप डेली मास्टरबेशन करते हो, डेली ये करते हो, तो जितना भी सीमेंट बन रहा है बॉडी में से वो निकल रहा है, अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। जब प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए जाओगे, क्वालिटी कम होगी, क्वांटिटी कम होगी, स्पर्म मोटिलिटी कम होगी, तो ये सब चीज़ों पे असर आएगी। और एक तो परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है प्रेगनेंसी का, कि हाँ, प्लानिंग कर रहे हैं अभी तो करना ही है अच्छे से, तो वो प्रेशर की वजह से भी ये सब चीज़ें होती है। तो ओवर मास्टरबेशन इज हार्मफुल फॉर प्रेगनेंसी प्लानिंग कपल। तो फिर मास्टरबेशन की कोई स्टार्टिंग लिमिट या एज, बाय एज कुछ है? स्टार्ट कब करना है और ख़त्म कब करना है? ऐसे तो कुछ है नहीं, मैरिड लोग भी कर सकते हैं, हम्म। अनमैरिड लोग भी कर सकते हैं। हम्म। और जब से प्यूबर्टी की एज शुरू होती है, फीमेल में मेल में 13 साल से शुरू होती है, 14-15 साल से शुरू होती है, जब उसमें सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप करना शुरू करते हैं, बॉडी में आना शुरू करते हैं, उनका स्त्राव ज़्यादा बढ़ते हैं, वो सब ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, तब मास्टरबेशन शुरू कर सकते हैं। उसकी कोई स्टार्टिंग लिमिट नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी सेट है कि हफ्ते में 1-2 बार करो तो सही है। स्टार्टिंग एज अगर बताओ तो भी पुबर्टी एज है 13-14-15 साल से शुरू करो, मेल और एंड में मेल और फीमेल वो दोनों में, लेकिन एंड लिमिट तो कुछ नहीं है। जैसे कि 50 साल विडो है, 50 साल में कोई भी है या अकेला रह रहा है या कोई भी रह रहा है, 50 साल उम्र है या 60 साल उम्र है, वो मास्टरबेशन कर सकता है अपने प्लेजर के लिए। तो उसकी कोई एंड लिमिट नहीं है, शुरुआत की लिमिट है 13-14 साल की करीबन कुछ। तो फिर मास्टरबेशन को हेल्दी वे में सेक्सुअली टेंशन रिलीज तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखा कि स्पेशली उन लोगों के जो सिंगल है वो इस तरह से ले सकते हैं, पर वो एक लिमिट के साथ कि एक वीक में 1-2 बार है, इतना तक ही है। सही। तो इट्स अ हेल्दी। इट्स अ हेल्दी, बेसिकली स्ट्रेस रिलीफ के लिए है तो हेल्दी है। और अगर कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों में, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने बोला है कि अगर मैंने मास्टरबेशन के बारे में ये सुना ये पाप है या मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा या कुछ भी कर लूँगा, तो वो बिल्कुल नहीं करते। अब जब नहीं करते तो उनकी बॉडी में जो सीमेंट बन रहा है, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, वो सब तो होना ही है, उनको आगे जाके नाइट फॉल हो जाएगा। जो एक्सेसिव सीमेंट है वो तो बाहर निकलना ही है, तो नाइट फॉल के दौरान निकलता है। ओके। तो सर मास्टरबेशन का आपने जैसे बताया कि उसके प्रोज और कॉन्स दोनों है, तो इसको कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी इंडिया में इसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से क्यों देखा जाता है? एक्चुअली सेक्स, ये जो हम इतनी आसानी से बात कर रहे हैं, अगर यही बात मैं बाहर जाके नीचे जाऊंगा और चार पांच लोग खड़े रहेंगे और मैं सिर्फ ये वर्ड बोल दूंगा सेक्स, तो वो मेरे सामने अलग नज़र से देखने लगेंगे, क्योंकि उसको स्टिग्मा माना जाता है कि वो सिर्फ अकेले कर सकते हैं, वो बंद कमरे में ही कर सकते हैं, और करने के बाद किसी के साथ बातें नहीं कर सकते, ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते, उसको पाप माना जाता है। इंडिया एक ऐसा देश है, कल्चर है, अगर कभी किसी मैरिटल लाइफ में कहीं भी किसी औरत या पुरुष से गलती हो जाए, अपने पार्टनर के अलावा कहीं पे भी अगर उन्होंने कहीं पे भी सेक्स कर लिया, तो इंडिया में तो ऐसा है कि वो शायद केस भी कर ले तो डाइवोर्स तक केस चला जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ऐसा कुछ इतना फर्म चीज़ें नहीं है। और ये स्टिग्मा की वजह से लोग बचपन से सेक्स के टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि फैमिली शो चल रहा होता है, फैमिली में बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बैठते हैं, अगर एक फैमिली के शो के दरमियान भी अगर कोई सेक्स की बातें आ रही है इवन या किसिंग सीन भी किसिंग आएंगे। सीन भी आ रहा है, तो पापा या मम्मा क्या करेगी कि मुंह दूसरी तरफ कर देंगे या बच्चों की आंखें बंद कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो चैनल चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वो बच्चा ऊपर से बच्चा बोलेगा कि मतलब एग्जैक्टली था क्या, उसको एक एक्साइटमेंट रहेगा कि मुझे, फिर वो चले जाएंगे तब मैं वो शो वापस देखूंगा कि एग्जैक्टली वो था क्या, कि जब पापा मम्मी ने ऐसा किया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली वो उनको ड्रॉबैक ही है, ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और ये स्टिग्मा की वजह से सेक्स एजुकेशन देते नहीं है, ना स्कूल में कहीं है, ना कोई सब्जेक्ट में, ना कोई लिटरेचर में, कहीं पे भी सेक्स एजुकेशन अवेलेबल ही नहीं है। जो भी सेक्स एजुकेशन अवेलेबल है वो दोस्तों के पास अवेलेबल है, दोस्त जो सिखाते हैं, वो सीखते हैं। इंटरनेट जो सिखाता है वही सीखते हैं। आज के 10 और 12 साल के बच्चे, उनको डायरेक्ट एक्सेस है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पे, वहाँ पे वो बोल्ड कंटेंट आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर भी लाइक इसकी उन लोगों के माइंड पे क्या इफेक्ट होता है? अगर ये बताओ कि पहले तो गवर्नमेंट को
सेक्स एजुकेशन का एक चैप्टर नहीं, मैं बोलूँ एक सब्जेक्ट ही रखना चाहिए। अलग से एक सब्जेक्ट स्कूल में एजुकेशन के दौरान रखना चाहिए। जब भी बच्चे लोग प्यूबर्टी एज में आते हैं, मतलब 12 से 14 साल के बच्चे, तो उस दौरान कहीं ना कहीं रखना चाहिए। उनसे उनको 2-3 चीज़ें पता चलेगी। एक तो गुड टच पता चलेगा, बैड टच पता चलेगा, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स पे कैसे कंट्रोल रखा जाए वो पता चलते हैं, ऑपोजिट जेंडर के सामने कैसा अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट जेंडर उनको कब पसंद आते हैं, क्या होता है, और क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। ठीक है, कब शादी होगी, शादी के बाद सेक्स कैसे हो सकता है, बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, मास्टरबेशन क्या है, ये सब चीज़ें डिटेल में अगर एक्सप्लेन करो तो बहुत सही है। अब ये चीज़ एक्सप्लेन हो ही नहीं रही है, एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे है ही नहीं। और बच्चे लोग क्या करते हैं, पापा का मम्मा का मोबाइल देख के उसमें गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट्स खेलते हैं, ये खेलते हैं, तब उसमें बीच बीच में एडवर्टाइज रन होती है। जो एडवर्टाइज रन होती है वो रिलेटेड टू सेक्स ही होती है। कई बार वो क्लिक कर देते हैं, अब कई बार वो क्लिक कर देते हैं तो वो वीडियो देख लेते हैं, उसमें पोर्नोग्राफी होती है। वो देखने के बाद उनकी प्यूबर्टी की एज है तो उनको भी कुछ बॉडी में अच्छा महसूस होने लगेगा, गूज़बम्स आने लगेंगे। वो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं, दोस्तों को भी मज़ा आ गया, फिर दोस्तों भी क्या करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ऐसे ही वीडियोस इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, एक दूसरे को स्नैपचैट पे फॉरवर्ड करते हैं और मज़ा लेते हैं। अब ये मज़ा बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उनका ब्रेन इतना सेंसिटिव नहीं होता कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो पहचान नहीं पाते। और आगे जाके 2-3 चीज़ें का प्रॉब्लम होता है। एक तो सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है, मास्टरबेशन का एडिक्शन होता है, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो जाता है, और पढ़ाई पे असर होती है कि पूरे दिन उसमें ही घुसे रहते हैं। एक दूसरे से वीडियो एक्सचेंज करो, कब नए वीडियो आए, कब नए वीडियो देखो। तो जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उनकी, पढ़ाई करना, अच्छे से खेलना, आउटडोर स्पोर्ट्स करना, वो सब अफेक्ट हो जाती है। और एक रूम, एक कोना और एक बाथरूम रह जाता है उनके पास। वही ना, लाइक अगर मैंने एक हिस्टोरिकल बुक में पढ़ा था कि व्हेन द ब्रिटिश आर कम इन इंडिया, उन्होंने देखा कि हमारी सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन था। जैसे कामा सूत्र बुक है, आप मंदिर के लाइक खजुराहो के मंदिर में जाओगे, वहाँ पे अलग अलग पोजीशन की बात भी की हुई है। लाइक वो उन्होंने जब हम पे देखा तो वो हंस रहे थे, भाई तुम कैसे लोग, ऐसे मेल मेल नहीं होना चाहिए, फीमेल फीमेल नहीं होना चाहिए, ये क्या कर रहे हो, जब लो जो ये नहीं। आज उनकी यही सोसाइटी ये एक्सेप्ट कर रही है और हम वहाँ से भाग रहे हैं। इतना डिफरेंस क्यों हो गया है? लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन वन ऑफ द रीज़न। दूसरा चीज़ के कई चीज़ें सिखाई नहीं जाती, कई चीज़ें जैसे कि अगर वेस्टर्न कल्चर से सीखना है तो ये सिखाई नहीं जाती कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हम सिस्टम में डाल दें, जैसे कि स्कूल में डाल दें, फिर कॉलेजेस में डाल दें, फिर कुछ ऐसे जो रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे गे मैरिजेस बैन है, लेस्बियन मैरिजेस बैन है, एलजीबीटीक्यू को अच्छी नज़र से नहीं देखते, अगर वो सब चीज़ें जो लीगल चीज़ें हैं वो सब हटाए जाए तो हमारी सोसाइटी काफ़ी ओपन हो जाएगी। और फिर ये सब चीज़ों में डाइवोर्स रेट भी कम हो जाएंगे। फिर जितना हेल्दी डिस्कशन होगा उतना अच्छा होगा। कोई कपल अपनी सेक्स लाइफ को लेके परेशान ही नहीं होगा। अगर कपल सेक्स लाइफ को लेके परेशान होंगे तो वो सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो उनके अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के बाद उनकी सेक्स लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर एक्सेप्ट करना है तो वेस्टर्न कल्चर से सीखना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि एजुकेशन द्वारा फिर कुछ लीगल चीज़ें वो रिमूव करनी चाहिए और सोसाइटी को आवाज़ उठानी चाहिए, तभी ये हो पाएगा। वरना देखने से, सोचने से और बातें करने से उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो वही मैं बात ही कहूँ कि अपने कल्चर में ही रूट्स है। जैसे हम अर्धनारेश्वर को पूछते हैं, इवन थर्ड जेंडर को हम पूछते हैं। जैसे एक अलग मंदिर है, कामाख्या देवी जी का मंदिर है, उसमें एक अलग से एक सेगमेंट भी बताया हुआ है। तो अपने कल्चर में होने के बावजूद हम बाहर की बात करते हैं, हम खुद नहीं बात करते हैं, देखने से घबराते हैं। इवन कामा सूत्र बुक में हम फोटो के लिए देखते हैं कि यार ऐसे फोटो ऐसे, पर नीचे लिखा हुआ हम नहीं पढ़ रहे हैं। दैट्स द रियल इम्प्लीमेंट, नीड दैट। वो इम्प्लीमेंट अगर पता नहीं अब कब हो पाए, या इंडिया में हो पाए या पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्नाइज हो रहा है। शायद अगले 5 साल या 10 साल में देयर आर चांसेस के कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा। वही लाइक अगर वहाँ से हम बाहर निकले ना तो आप देखोगे कि सेक्सुअल हेल्थ है, जो भी सेक्सुअली हेल्थ है ना, वो बेडरूम तक ही सीमित है। लाइक वो ओरिजिनल लाइफ में, जैसे कि हम पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मगज में पोर्नोग्राफी चल रही है, लोगों को खुश नहीं कर रहा। एक डेटा की बात करूँ मैं तो इंडिया में डाइवोर्स रेट 25 to 30% सेक्सुअली डिससेटिस्फेक्शन है। इवन अब यूएसए की बात करोगे कि सेक्सुअली डिससेटिस्फेक्शन उनका इतना बेसिक है, उनका 45 to 50% यही रीज़न कि उनका डाइवोर्स हो रहा है। तो ये कम करने के लिए
आप क्या करने चाहोगे? यही है इसका ओपन डिस्कशन, जैसे कि हम लोग ऐसे ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हमारे जैसे कई लोग ओपनली डिस्कशन करना शुरू करें, जैसे कि आपको अगर बुखार आया तो आप क्या करते कि घर में 4 लोगों को बताते हैं कि पापा बुखार है, ठीक है, सोसाइटी में बताते हैं कि अच्छे नियर बाय डॉक्टर कौन है, वहाँ पे जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। हम्म। तो ऐसे अगर आप सेक्सुअली सेटिस्फाई कपल नहीं हो तो आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करो कि वी आर नॉट सेक्सुअली हैप्पी, हम सेटिस्फाई कपल नहीं है, तो हम कहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करा पाए। अगर ट्रीटमेंट कराओगे तो ये डाइवोर्स रेट कम हो जाएगी। जो 25% आपने बताया कि एक डेटा है, 25% डाइवोर्स रेट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। अगर उसमें से अगर हमने कपल्स को ट्रीट करना शुरू किया तो डेफिनेटली वो 25% से तो कम ही हो जाएगा वो रेट। हाँ, ठीक ये है। फिर भी लाइक देखो, आप मेल के फीमेल की बात करें तो उनके गायनोलॉजिस्ट है, उनके प्राइवेट पार्ट्स के पर्टिकुलरली लाइक डिवाइड के डॉक्टर है, मेल के नहीं होते। मेल, तो वो साइन कौन से है? तो मैं कह सकूँ मेरे पे हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है। एक तो वो मेल है ना, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। उनकी लाइफ में स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में रहेगा, लेकिन उनकी लाइफ में स्ट्रेस लोगों से कंपैरिजन में ज़्यादा कम होना चाहिए। उनका थिंकिंग पावर मैच्योर होना चाहिए, वो थिंकिंग उनका मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। उनके बॉडी के शेप अच्छे होने चाहिए, उनका वेट प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ओबेस या बहुत ज़्यादा थीन या लीन नहीं होने चाहिए। वो रेगुलर जिम करते होने चाहिए, उनके पास स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी बॉडी में थकावट कम लगती होनी चाहिए, उनकी बॉडी पे हेयर अच्छे होने चाहिए, जैसे कि बियर्ड चेस्ट हेयर, ये जब जो भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उनके प्राइवेट पार्ट डिक की साइज़ नॉर्मल होनी चाहिए, उनके सोनोग्राफी का रिपोर्ट्स जो बताओ, डिक का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट्स, ये सब नॉर्मल होने चाहिए। और प्रोडक्टिवली वो वीकली शायद 1 या 2 बार मास्टरबेशन करते होने चाहिए, या वो सेक्सुअली भी जो एक्टिव हो तो रेगुलर अच्छे से रूम में सेक्स परफॉर्म कर पा रहे चाहे, और अपने पार्टनर के साथ ओपनली डिस्कशन करते रहते हो वैसे मेल होने चाहिए। उनको ही बोलते हैं कि जो इनका जो सेक्सुअल अवेयरनेस है या इनकी जो इंटीमेसी है वो सही है, सोशली रिकॉग्नाइज है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो सोशली कुछ ना कुछ आप लेक कर रहे हो। एक डीप डाइव में बात करूंगा मेंस के प्रकार कि मेल का ईगो होता है, रियल मैन हुड। लाइक माइंड में एक थीम होती है कि मुझे सिग्मा बनना है, अल्फा बनना है, और एक माचो इमेज क्रिएट करनी होती है कि भाई मैं बेड में अच्छा हूँ। उसकी पार्टनर सेटिस्फेक्शन हो ना हो, वो बाहर जाके यही बात कर, भाई मैंने तो पलंग तोड़ दिया, कि मैंने ये कर दिया है। इस इफेक्ट को दूर करने, उसका डिस्टेंस कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वो क्या होता है कि लोग एक्चुअली, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो चार सेक्स एजुकेशन ही नहीं है। अब 4 दोस्त है, यही प्रॉब्लम होती है कि 4 दोस्त बैठते हैं, सेक्स लाइफ डिस्कस करते हैं, बोलते हैं मैं तो रोज़ 2 बार कर लेता हूँ, बोलता है मैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं तो 2 राउंड करता हूँ, 3 राउंड करता हूँ, उसको राउंड बोलते हैं। उनको पता ही नहीं, वो 1 मिनट में बात खत्म होने के बाद वापस 1 मिनट करेगा, वापस 1 मिनट, 3 ही मिनट सेक्स करेगा, लेकिन वो बताएगा मैं तो 3 राउंड करता हूँ। अब उसकी वजह से जो चौथा दोस्त है, जो अच्छे से सेक्स कर पा रहा है, जिसकी सेक्स लाइफ भी सही चल रही है, वीक में 2 से 3 बार सेक्स कर रहा है, नॉर्मली वाइफ भी हैप्पी है, वो भी हैप्पी है, लेकिन वो कुछ प्रूव किसी को नहीं करना चाहते, वो अपसेट हो जाता है। वो बोलता है यार ये लोग जो कर रहे हैं वो मेरी सेक्स लाइफ नहीं चल रही। अल्टीमेटली सेक्स प्रॉब्लम इन तीनों को होता है, उसको नहीं होता है, लेकिन वो डीप मेंटालिटी उनकी ये थिंकिंग हो जाती है ये जो कर रहे हैं वही सही है। ये तो मेल ईगो है। मेल ईगो तो ऐसा ही है कि जिनसे परफॉर्म, मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं, वाइफ कंप्लेन करती है कि सर हम मैं सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ, मेरे हस्बैंड को सेक्स प्रॉब्लम है, आप उनके ट्रीटमेंट करिए। तो हस्बैंड डिनाइल मोड में चला जाता है, नहीं इसको लगता है मेरे को तो इरेक्शन का भी इश्यू नहीं है, प्रीमेच्योर का भी इश्यू नहीं है, अब इसको मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको खुद ऐसा लगता है मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अब इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं, बाकी मुझे कोई सेक्स प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पहले डिनाइल आता है। अब जब एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा है तो उनकी ईगो को कैसे दूर करो, उनकी कैसे ट्रीटमेंट कराओ, और उनको अच्छे से कैसे समझाओ कि ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए इतना डिस्कशन करना या एक्सप्लोर करना या माचो बनना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी सेक्स लाइफ है तो उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो, अच्छे से हेल्दी वे में अपने रिलेशन को मेंटेन करो, ना कि 4 लोगों के साथ डिस्कस करो। एक रियल मिथ है या क्वेश्चन है, मैं तो कि मेन के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वायग्रा इज अ गुड और नॉट? वायग्रा ऑफ कोर्स, जब तक मैंने पढ़ा है कि वायग्रा का यूज़ कार्डियोवास्कुलर ड्रग तरीके, हार्ट की जो पेशेंट होते हैं उनके लिए होते हैं, बट आज वायग्रा यूज़ मेन ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? कि भाई मेरी टाइम बढ़ जाए, मैं प्रीमेच्योर एजुकेशन ना लाइक आए ना, उनकी टाइम बढ़ जाए इंटरकोर्स की। इज इट रियल और नॉट? वायग्रा इज रियली अ बैड ड्रग, बहुत गंदी दवाई है,
ठीक है। जब कार्डियोवास्कुलर, अगर कार्डियोवास्कुलर सीवीएस रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट और या फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो टेम्पररी या थोड़े टाइम तक करेगा और उसके बाद वो क्विट करेगा और वो अपनी उनके कार्डियक प्रोटेक्टिव एजेंट तरीके यूज़ करेगा। लेकिन जो आजकल की यंग जनरेशन है जो वायग्रा यूज़ करती है, वायग्रा बेसिकली क्या है, 100 mg की गोली होती थी, 100 हॉर्स बीस पावर, बीस 200 पावर, हॉर्स पावर। 50 पावर, 100 पावर, 200 पावर, ऐसे अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलती है। लेने के बाद 3 से 4 घंटे में उसके इफेक्ट आती है। क्या करती है, अपनी बॉडी में से ब्लड फ्लो खींच के पेनिस तक ले जाती है। जो पेनिस है वो बिना हड्डी की चीज़ है, उसमें ब्लड फ्लो आएगा, वो खड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, आधे घंटे तक सेक्स भी कर पाओगे। उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाए नॉर्मल हो जाओगी। 2-4 घंटे बाद वापस करना चाहोगे, वापस उसकी इफ़ेक्ट रहेगी, उसकी इफ़ेक्ट 24 आवर्स रहती है, उसकी असर रहेगी, वापस सेक्स हो जाएगा। एक दिन में 4 बार 5 बार सेक्स हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब आपने एक लैंडमार्क सेट कर दिया कि अपने पार्टनर को कि मैं तो एक दिन में 4 बार सेक्स कर सकता हूँ और इसी तरीके से आधा घंटा सेक्स कर सकता हूँ, इतना लंबा मैं सेक्स कर सकता हूँ, मैं आपको इतना सेटिस्फाई पूरी ज़िंदगी रखूँगा। वाइफ भी हैप्पी हो जाती है। चलो, अब उनको पता नहीं कि उन्होंने वाइग्रा लेके किया हुआ है या क्या हुआ है, और यही चीज़ के आदी हो जाते हैं। 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 30 40 50 बार ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी, अब वो वाइग्रा के आदी हो गए, बिना वाइग्रा उनसे सेक्स होगा ही नहीं, क्योंकि जो इरेक्शन आना चाहिए वो इरेक्शन आएगा ही नहीं, जो ब्लड फ्लो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन होगा ही नहीं। एक तो वाइग्रा के आदी हो जाएंगे। अब वाइग्रा वाइग्रा इज़ अ डेंजरस ड्रग, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। वो एक तो क्या करता है, ब्लड प्रेशर तुरंत फॉल कर देता है, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सीवियर हेड एक, आपका सर दर्द बहुत होगा। सीवियर बॉडी एक, आपकी नसों में दर्द होने लगेगा। कई कई बार वॉमिटिंग हो जाती है। कई बार लंबे समय तक यूज़ करने के बाद कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस है। ऐसे भी केसेस पाए गए हैं कि जिनको बॉडी में कोई डिसीज़ हुआ और उन्होंने वाइग्रा लिया तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया हो। अल्कोहल के साथ वाइग्रा ली गई हो तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स आ गई हो। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, तो वाइग्रा उससे गंदी दवाई कोई नहीं है। अगर आपको ट्रायल के लिए लेनी है तो कभी मत लो। अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट, आपके फिजिशियन या फिर हमारे जैसे सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर टेम्पररी आपको ज़रूरत पड़ने पर वाइग्रा दे रहे हैं तो उसको उतने टाइम तक ही लो, बाद में बंद करो। वही, मैं जब दिल्ली में था ना, तो दिल्ली के अंदर क्या था, बाथरूम, और जो मेल बाथरूम है वहाँ के, भाई नाखुश मर्द हमें मिले ये औषधि, एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। जैसे शिलाजीत है, अश्वगंधा है, अगर गार्लिक खाओ तो ये इफेक्ट करता है। जी डेफिनेटली, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि आयुर्वेद में कुछ काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रिब्यूटस टेरिटस है, म्यूकोना प्यूराइटस है, शिलाजीत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में हमें एनर्जेटिक फील कराती है। हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स जो बढ़ते हैं उनको बढ़ाने में मदद करती है। एनर्जी जितनी भी अच्छी रहती है, हमें खुश रखती है, हमारा स्ट्रेस कम करती है। तो अल्टीमेटली वो जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स है कि जो स्ट्रेस, सेक्स अच्छा करने के लिए हमारे पास स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टेमिना ना अच्छा होना चाहिए, मूड अच्छा होना चाहिए, तो उस सब पे इफ़ेक्ट करती है और उसकी वजह से हमारा सेक्स पावर अच्छा हो जाता है। आयुर्वेदा में इसका उल्लेख है। मैंने पर्सनली कई पेशेंट में इसका ट्राई किया हुआ है और इसके अच्छे रिजल्ट है। अश्वमेध और शिलाजीत, शिलाजीत, अश्वमेघा, ये ट्रिब्यूटस है, गार्लिक म्यूकोना है, गार्लिक है, सब है। मतलब सुबह उठ के गार्लिक खा लो तो अच्छा हो जाता अच्छा है। हो जाता ये है। लाइक है आयुर्वेदिक में से। ऐसे कोई वुमन की वायग्रा होती है? जैसे स्टडी में भी बताया जाता है और हमारे पास भी कई बार बताते हैं, लेकिन जो फीमेल में एग्जैक्टली जो वायग्रा होती है वो ये जो 20 mg 50 mg 100 mg वाली दवाई है वो वायग्रा नहीं है। फीमेल में जो वायग्रा पाई जाती है उनके हार्मोन्स को अच्छा करने के लिए हार्मोनल पिल्स होती है और वो उनके सेक्स, कई फीमेल ऐसी होती है जिनको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। तो उनको लिबिडो डेवलप करने के लिए कि उनको सेक्स की इच्छा हो, उसके लिए दवाई दी जाती है और वो ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, और वो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अच्छे से कपल को ही देते हैं। ऐसे वो ओवर द काउंटर नहीं मिलती, या यंग लड़कियां होती है जो भी मेडिकल स्टोर से लेना चाहे तो ऐसे नहीं मिलती। ऐसी फीमेल वायग्रा अवेलेबल है, लेकिन मेल जैसे एग्जैक्टली वही वायग्रा नहीं है, ये हार्मोनल टैबलेट्स है। ओके, दोनों डिफरेंट थिंग्स दोनों हैं। डिफरेंट थिंग्स है। तो अगर मैं पूछूं बेस्ट टाइम फॉर सेक्स क्या होता है? बेस्ट टाइम, मॉर्निंग है, इवनिंग, रात को?
ऐसा बताओ तो अगर हम बताओ तो मॉर्निंग सेक्स इज द गुड सेक्स, बिकॉज हाँ। मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा होता है, रात की पूरी नींद हो गई होती है, थकावट होती नहीं है, पूरे दिन भर की चिंता नहीं होती है, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट क्या होता है, अच्छे से एनर्जी होती है, ताकत होती है। तो बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग टाइम है, लेकिन हमारे इंडिया में तो नाइट में ही होता है। लोग रात में लोग सेक्स करते के बाद थकने के बाद सेक्स करते, तभी कई लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रखा है। इन द गेम अगर ये लोग अगर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करें और मॉर्निंग में सेक्स करना भी शुरू करें तो काफ़ी हद तक उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वही ना, ये सेक्स स्ट्रेस से रिलेटेड है। मैंने एक मूवी देखी थी, मेक इन चाइना, सॉरी Okay. मेड इन चाइना, उसमें परेश रावल और एक राजकुमार। राजकुमार का एक एक्टिंग थी। उसकी एक गेम क्या थी कि उनको एक रबड़ी बनाई थी और पिलाई जाती थी कि इससे, इस खाने से आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, माइंड यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। स्ट्रेस अगर अच्छा कम हो तो आप सेक्स अच्छा कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि एक रूटीन बना दो कि मॉर्निंग में सेक्स करने से आपकी सेक्स लाइफ हेल्दी हो सकती है। फिर भी लाइक व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन इंटरकोर्स फॉर, इंटरकोर्स का ऐसा कुछ ऐसा आइडियल ड्यूरेशन नहीं है। अगर हम रूटीनली बात करें कि लाइक जो एज आइडियल पर स्ट्रेंथ मींस मिनिमम कितना मिनिमम, होना हाँ, चाहिए? एज पर लिटरेचर बताओ, एज पर मैं अपने पेशेंट्स के साथ इतना मेरा एक्सपीरियंस है वो बताऊँ तो सेक्स इज नॉट लाइक सिर्फ इंटरकोर्स ही करो, अंदर डालो बाहर डालो उसका ड्यूरेशन। सेक्स इज लाइक फोर प्ले। फोर प्ले मतलब हाँ, ये जो 4 टर्म थी मैंने सुना था, बिफोर प्ले, आफ्टर प्ले, इंटरकोर्स, यही फिर चीज़, रोल प्ले। रोल प्ले। यस। ये सारी टर्म मुझे आज समझ नहीं आपके साथ, और मेरी हाँ ऑडियंस को भी हार्मफुल हाँ अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ फोर प्ले क्या है। हम्म फोर प्ले मतलब कपल जब सेक्स करने जाता है तो वो फोर प्ले करता है। सेक्स के पहले का प्ले बोलते हैं फोर प्ले, जिसमें कपल एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, किसिंग पार्ट्स आता है, बॉडी बॉडी के साथ प्ले करते हैं, उनके हाथों के साथ प्ले करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ प्ले करते हैं, उनको टच करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, उनको बाइट करते हैं। ये कम से कम 7 या 8 मिनट तक मिनिमम चलना चाहिए, जिसको बोलते हैं फोर प्ले। उसके बाद आता है आफ्टर इंटरकोर्स टाइम। इंटरकोर्स टाइम जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मेल पार्ट का फीमेल पार्ट के अंदर पेनिट्रेशन, पेनिस का वजाइना के अंदर पेनिट्रेशन। अब ये पेनिट्रेशन होने के बाद आइडियली सेक्स में बताऊँ तो 4 से 5 मिनट अगर मेल करे तो उनको इजेक्यूलेशन हो जाता है और जनरली उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। फीमेल में ये थोड़ा लंबा टिकता है, 7 या 8 मिनट लगते हैं। तो जो भी मेल अगर 4-5 मिनट की जगह 7 या 8 मिनट तक सेक्स कर पाए तो दोनों को एक साथ जो बोलते हैं ऑर्गेज्म मिल जाता है, दोनों को अच्छा फील होता है। तो ये टाइम भी 7 से 8 मिनट तक का है। उसके बाद आता है आफ्टर प्ले। आफ्टर प्ले जिसको बताओ कि अगर ख़त्म हो गया फिर क्या करते हैं कि लोग कपड़ा पहन के चले जाते हैं, नहाने चले जाते हैं या अपने काम पे चले जाते हैं, सेक्स ख़त्म नहीं, उसके बाद भी 10-12 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बेड पे पड़े रहना रहता है बिना कपड़े के, एक दूसरे को कडल करना रहता है, आफ्टर प्ले में भी किस करनी रहती है, प्राइवेट पार्ट को टच करना रहता है, एक दूसरे की स्मेल लेनी रहती है, एक दूसरे को हग करना रहता है, अच्छे से बातें करनी रहती है, कम्युनिकेशन करना रहता है, डिस्कस करना रहता है कि उनका फोरप्ले कैसा रहा, उनका इंटरकोर्स कैसा रहा, उसका हेल्दी वे में डिस्कशन करना चाहिए कि अगली बार अगर हम सेक्स करें तो और क्या नई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जो भी चीज़ ये हुई उसमें हमें 100% सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं उसका भी डिस्कशन करना चाहिए। तो इस तरीके से सेक्स होता है, 7 से 8 मिनट फोरप्ले, 7 से 8 मिनट इंटरकोर्स और 10 से 12 मिनट आफ्टर प्ले। कुल मिला के बोलूँ तो 20 से 30 मिनट की एक सेक्स साइकिल होती है, सेक्स लाइफ होती है, जो अच्छे से करनी चाहिए। तो ये रोल प्ले भी ज़्यादा एक वर्ड चल रहा है। रोल प्ले ये जो बहुत नोटी कपल होते हैं उनके लिए होता है कि जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है, पॉर्न मूवी में दिखाया जाता है, कुछ ना कुछ अलग अलग BDSM जो बोलते हैं, नोटी 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 कपल्स बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के इंटरेस्टिंग लिए। बनाने के लिए कि चलो एक कार्ड पिक कर, अब कार्ड में आया कि ब्लो जॉब, ठीक है, तब वाइफ बोलेगी कि अब मैं मेरे कार्ड में ब्लो जॉब आया तो मैं आपको ब्लो जॉब दूंगी, ठीक है, ओके। तो वो ब्लो जॉब लेगा, ठीक है। फिर कार्ड में हस्बैंड कार्ड सफल करेगा, हस्बैंड के हाथ में आया कार्ड, उसमें है लीकिंग ऑफ वजाइना, तो वो अपनी वाइफ को वजाइनल लिख देगा, ठीक है। तो वो एक क्या होता है, खेल खेलते हुए सेक्स करते हैं, जिसको बोलते हैं रोल प्ले। और कई बार ऐसा होता है कि कोई आप बोला कि एक नर्स बनती है, एक डॉक्टर बनता है, पुलिस चोर। पुलिस चोर बनते हैं, ऐसा बनते हैं जो मूवी में दिखाया जाता है, पोर्नोग्राफी दिखाया जाता है, वो सब वहाँ से सीखी हुई चीज़ है। हाँ। और वो रोल प्ले करते करते सेक्स करते हैं, जिसको रोल जस्ट एंजॉय इन दिस मोमेंट। नॉटी कपल्स करते हैं, कुछ कपल्स करते हैं ऐसा। तो आपने एक पेनिट्रेटिव सेक्स के बारे में बोला, तो उसके अंदर साइज मैटर करता है? मैं बताऊंगा साइज मैटर करता है, लेकिन साइज से ज़्यादा मैटर टाइमिंग करता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि साइज मैटर्स,
कुछ फीमेल के लिए साइज भी मैटर करता है, टाइमिंग भी मैटर करता है। मैक्सिमम फीमेल्स के लिए टाइमिंग मैटर्स करता है। अगर किसी पुरुष का पेनिस 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच इतना बड़ा है, लेकिन वो 1 या 2 मिनट में उसका डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका टाइमिंग नहीं है, तो उसके इतने लंबे साइज का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर कुछ पुरुष का पेनिस 3 या 4 या 5 इंच का ही है, छोटा ही है, लेकिन वो 10 मिनट 12 मिनट सेक्स कर पा रहा है, तो अपनी वाइफ को वो ज़्यादा मज़ा दे रहा है। तो फीमेल को सेटिस्फेक्शन टाइमिंग से मिलता है, साइज से नहीं मिलता। ये भी एक शायद मीथ ही है, साइज डजंट मैटर, टाइमिंग मैटर्स। टाइमिंग मैटर करता है इन दोनों के इन मेल दोनों में। में तो ये ज़्यादा एक आपने कॉन्डम की ऐड देखी होगी, उसके अंदर क्या होता है कि मैंने जब तक सुना है कि कॉन्डम पे एक लिक्विड होता है, वो क्या करता है कि जो पेनिस होता है उनको सुन्न कर देता है। तो ये पेनिस जब पेनिस पे कॉन्डम होता है तो इससे ड्यूरेशन बढ़ती है या कम होती है? एक्चुअली कॉन्डम पे जो लिक्विड होता है उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। हाँ। लुब्रिकेंट मतलब चिकचिका पानी जैसा कुछ चीज़ें। उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है, कई बार ऐसा होता है कि मेल को या फीमेल को जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उस दौरान प्राइवेट पार्ट गीला होना चाहिए, वो गीला नहीं हो पाता। तो वो जो लिक्विड होता है वो गीलापन की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, पेनिट्रेशन अच्छे से हो पाता है, और दोनों को जो सेक्स होता है वो पेनलेस सेक्स होता है उसकी वजह से। अभी मार्केट में फ़िलहाल रिसर्च होते रहते हैं। वैसे कई लॉन्ग लास्टिंग कॉन्डम्स आ रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो पेनिस को सुन्न करते हैं। अब सुन्न करते हैं तो उनका वो फील नहीं होना जैसे फील नहीं होने थे, हाँ। सेंसेशन नहीं होने थे, तो सेंसेशन नहीं होता, इसलिए उनका डिस्चार्ज जो अर्ली होता है उसकी जगह पे डिलेड हो जाता है और उनका टाइमिंग बढ़ जाता है। तो ये प्रैक्टिकल, ये थियोरेटिकली ये प्रूवन है, और ये सब केमिकल्स अवेलेबल है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अगर वो बिना कॉन्डम के सेक्स करना चाहे तो हमें कुछ उनको मेडिसिन या कुछ ऐसे जेल या लिक्विड्स कुछ देने चाहिए जिनकी वजह से उनका लंबा चले। तो अल्टीमेटली वो वही केमिकल होता है जो पेनिस को सुन्न करे, ताकि वो थोड़ा लंबा चले। लेकिन लंबा चलने में वो जो सुन्न हो जाता है उसकी वजह से जो फीलिंग आती है वो थोड़ा फीलिंग कम हो जाती है। सम ऑफ गाइस आर टेकिंग टू कॉन्डम्स, तो ये हेल्दी और नॉट? 2 कंडोम का कंसेप्ट तो अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया। तो कई बार वही यही चीज़ है ना, सोशल मीडिया सिखाती है, दोस्त सिखाते हैं, तभी 2-2 कंडोम लगाते हैं। सिंगल कंडोम इज ओके, ठीक है। 2 कंडोम पहनने से कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग सेक्स एक कंडोम निकल भी जाता है। कई ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेटेड केस भी आ जाते हैं, वजाइना के अंदर चला जाता है और डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाते निकलवाना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके। तो एक कंडोम तक सही है, 2 कंडोम कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये एड में कॉन्डम आता है डॉटेड, ये फिर बड़ा सा कुछ बता देंगे, लाइक कॉन्डम की साइज बड़ी कर देंगे, ये तो ये राइट या रॉन्ग के ऐसे ऐसे बेचने के लिए कुछ भी बता रहे हैं? नहीं, ऐसा होता है ना, सिंगल डॉटेड, डबल डॉटेड कंडोम होता है। अब क्या होता है कि पेनिस तो वैसे भी इसके, पेनिस की स्किन तो एकदम स्मूथ है, वो वजाइना के अंदर जाएगी तो उनको नॉर्मल फील होगा। लेकिन अगर कॉन्डम पहन के जाएगी तो कॉन्डम पे डॉट डॉट होंगे। अब जितने भी वजाइना है वो नॉर्मल चीज़ है, अगर उसके ऊपर कुछ डॉट डॉट चीज़ें लग रही है, थोड़ा उनको पेन भी होगा, लेकिन जो सेंसेशन है वो अच्छे सेंसेशन आएंगे, तो उनको मज़ा आएगा। इसीलिए तो ज़्यादातर मार्केट में प्लेन से ज़्यादा डॉटेड कॉन्डम बेच रहे हैं। तो डॉटेड कॉन्डम इसीलिए ज़्यादा बेच रहे हैं कि फीमेल को पसंद आता है। वो भी अपने पार्टनर को यही बोलते हैं कि आप जब भी आओ तब डॉटेड कॉन्डम लेके आओ, क्योंकि मुझे भी उसमें मज़ा आ रहा है। ओके, फिर यही बात मैं आपको बोलूँगा, अगर एक कोई लड़की है जिन्होंने 15 या 16 साल के अंदर सेक्स किया हुआ है, तो वही साइज़ लाइक वो 30 या 35 तक मेंटेन रहती है या बड़ी या छोटी होती है? जैसे मेल की भी कुछ होती है साइज़ बड़ी? की साइज और पेनिस की साइज, हाँ। जी, भगवान ने हमें जो चीज़ जैसी दी है वो वैसी ही रहती है। भगवान ने हमें जो चीज़ जैसी दी है वो उतनी लंबी नहीं हो पाती। मेरी उंगली इतनी है, 18 साल तक मेरी हाइट बढ़ती है, मेरी बॉडी के पार्ट्स बढ़ते हैं। उसके बाद 18 साल के बाद ना मैं इतना सोचूं कि दो गुना उगनी हो जाए या मेरी हाइट और 2 फीट बढ़ जाए, तो नहीं बढ़ पाती। 18 साल के बाद ये सब ग्रोथ हार्मोन्स काम करना बंद करते हैं, तो वजाइना और पेनिस की साइज़ बढ़ना बंद हो जाती है। अब पेनिस में तो क्या है, वो वैसे का वैसा रहेगा। वजाइना में क्या है कि सेक्स के बाद हाइमेन रप्चर होता है, प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, तो वो थोड़ी लूज हो जाती है, ठीक है। बाकी अंदर जो कर्वेचर से अंदर जो चीज़ है वो वैसी की वैसी रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता जब तक जीते हैं तब तक। सिर्फ लूजनेस इसलिए होती है कि रिपीटेड सेक्स की वजह से और डिलीवरी की वजह से। बस यही सुनना चाहता था। फिर व्हाट इज़ अ डाइट, लाइक ऐसी कौन सी डाइट है जिससे आप सेक्सुअल लाइफ अपनी अच्छी बना सकते हैं? देखो, अगर सेक्स लाइफ के लिए बात करूँ, अच्छी सेक्स की लाइफ क्या जरूरी है, डाइट में आपका प्रोटीन बढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन इंटेक अच्छे किस में मिलता है? सबसे अच्छा मिलता है एग, ठीक है, बॉयल एग, ठीक है। कच्चे एग भी खा सकते हो। उसके अलावा प्रोटीन्स कटहल में भी मिलता है, वो भी खा सकते हो। फ्रूट्स, फ्रूट जूस
साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जो भी जितने सिट्रस, भी कटे द्राक्ष है। द्राक्ष, ग्रेप्स है, कीवी है, वो सब ठीक है। उसके अलावा आयुर्वेद में ज़्यादा शिलाजित गमीस आती है, शिलाजित कैप्सूल्स आती है, वो सब चीज़ें आती है ठीक है। लहसुन, गार्लिक, वो सब चीज़ें होती है। ये तो हेल्दी डाइट हुआ, लेकिन साथ साथ में आपको ये सब करते हुए 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अपने लाइफ का वर्क लाइफ मैनेज करनी चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए, और आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, वीड, वो सब बंद करना चाहिए। तभी आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी रहेगी और सेक्सुअल पावर भी अच्छा रहेगा। तो अल्कोहल और स्मोकिंग से आपकी सेक्स लाइफ इफेक्ट हो सकती है? बहुत अच्छे से इफेक्ट हो जाएगी, परमानेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आजकल लड़कियों भी ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती? यस, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी पे असर करते हैं सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं फीमेल में। तो आगे जाके उनकी लाइफ कंसीव कब इजीली होता है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका डाइट अच्छा है, आपके हार्मोन्स अच्छे हैं, तभी आराम से कंसीव कर पाओगे। आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, बॉडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, और साइमल्टेनियसली आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, तो कंसीव करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसी कोई मेडिकल सप्लीमेंट है जिसके मेल और फीमेल दोनों अपनी सेक्स लाइफ बड़ा अच्छी तरह से कर सके? ऐसे कोई मेडिकल सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया ये तो ऐसा हुआ कि दारू पियो, गांजा पियो, सिगरेट पियो, लेकिन मेडिकल सप्लीमेंट खा लो ताकि सेक्स लाइफ अच्छी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल सप्लीमेंट है ही नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं वो रहो, और जो अननेचुरल चीज़ें उससे दूर रहो, तो सेक्स लाइफ सही रहेगी। फिर भी दूसरी एक टर्म मुझे आपसे जानी, मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद वुमन को सेक्सुअली फील होता है, लाइक उनकी फीलिंग्स, हार्मोन्स बढ़ते हैं? 50-50 है। 50-50 मतलब 50% फीमेल में ऐसा होता है कि मेनोपॉज के बाद उनके सेक्सुअल हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, उनको सेक्स करने का मन नहीं होता। और 50% वुमेन में ऐसा होता है कि मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स बंद हो गए, लेकिन बॉडी में पता नहीं कहीं ना कहीं उनका लिबिडो एक्सेस हो जाता है, मतलब उनको सेक्स करने का मन और होता है, पहले से ज़्यादा होता है। तो ये 50-50 है। तो ये हो सकता है, हो सकता है, दोनों की 50-50 दोनों 50 चांस है। चांसेस है। तो आप व्हाट इज़ अ हायर एज फॉर इंटरकोर्स फॉर मेल और फीमेल? मेल के लिए तो कोई है ही नहीं एज लिमिट, जब तक पेनिस इरेक्ट हो रहा है तब तक वो सेक्स कर सकते हैं। हाँ। तो मेल में कई बार 60 ईयर्स तक सेक्स कर सकते हैं, कई मेल 70 ईयर्स, कई मेल 80 साल, 80 साल के लोग भी सेक्स कर सकते हैं, जब तक उनका पेनिस उनको काम दे रहा है। तो फीमेल में हार्मोनल इश्यू होते हैं, लिबिडो प्रॉब्लम्स होता है, तो फीमेल में थोड़ा कम सेक्स लाइफ रहती है, मतलब 50 साल 60 साल तक रहती है। उसके बाद फीमेल में सेक्स लाइफ इतनी नहीं होती। फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट आपने जो समझाया ना कि लाइक वुमन और मेन, मुझे एक दो जानना था कि अभी राइट नाउ इंडियन सोसाइटी फेस दैट टू टाइप ऑफ कल्चर, एक हुकअप कल्चर चल रहा है और एक सिचुएशनशिप। उसके अंदर एक सिचुएशनशिप का एक एग्जांपल मैं आपको बोला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसके अंदर क्या होता है कि अपना पार्टनर दूसरे पार्टनर से सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा दूसरे पार्टनर के पास। पर यही चीज़ जब वो अपने खुद के पार्टनर करेगी तो वो दोनों में डिफरेंट होगा, या वो परफॉर्मेंस अचीव कर पाएंगे, यानी कि वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ठीक है, चलो आपका एक तो हुकअप कल्चर चल रहा है, एक मतलब हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप। एक हुकअप कल्चर की बात करते हैं, तो ठीक है, मैंने बोला कि अभी धीरे धीरे वेस्टर्नाइज हो रहा है, मतलब 5-10 साल में पॉसिबिलिटी है हो जाए, ठीक है। हुकअप कल्चर इज़ ओके, इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट इज़ गुड, जब तक आप लिमिटेड सेक्सुअल एक्सपोजर लो। हुकअप में भी आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करो, प्रोटेक्शन को यूज़ करो, उसकी वजह से आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ना हो जाए, प्रेगनेंसी हो ना जाए, रह ना जाए, या फिर आपकी बॉडी को कभी हार्म ना हो। तो हुकअप इज़ एट ऑल अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरी चीज़ रही कि कोई मैरिटल कपल है, उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या दोनों पार्टनर सेक्सुअली तो हेल्दी है लेकिन एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एक पार्टनर बाहर जाके सेक्स ले रही है और वो सेटिस्फाई हो रही है, और दूसरा पार्टनर भी बाहर कहीं पे सेटिस्फाई कर रहा है और सामने वाला पार्टनर सेटिस्फाई ले रहा है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि मैंने यही बोला कि जो लोग पोर्नोग्राफी देख के सेटिस्फाई लेते हैं, तो अपने पार्टनर से भी वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पोर्नोग्राफी वाला सेक्स दो, या फिर मैं आपके साथ सेक्स करूं लेकिन मैं पोर्नोग्राफी देखती रहूंगी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि एक दूसरे के साथ 10 साल 15 साल 20 साल से रहते हैं, तो एक दूसरे की बॉडी स्मेल, बॉडी टेस्ट, या वो जो भी चीज़ है उनको प्लेजर नहीं दे पाती, तो वो कहीं पे एक्सप्लोर करने जाते हैं जहाँ पे उनको बॉडी स्मेल, बॉडी टेस्ट, प्राइवेट पार्ट्स, कुछ अलग अलग चीज़ें डिफरेंट मिलती है, तो उनको ज़्यादा प्लेजर आता है, तो वो वहाँ पे हैप्पी रहते हैं। दैट इज़ ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। सिर्फ यही है, दोनों कपल के बीच
कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए और ये सिचुएशनशिप तक ही रहने चाहिए। इमोशनल ड्रामा नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स रेट नहीं बढ़ने चाहिए। यही अगर आप फेमस केस देखोगे अभी 2-3 लाइक इंडिया के ऐसे 3 से 4 मर्डर केस भी हुए। मेरा एक जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि एक जनरल एक एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दोस्त था, उसकी 10 साल की रिलेशनशिप थी। 10 साल पहले साल जो टेस्ट था लाइक रिलेशनशिप अच्छी जा रही है, कंप्लीट हो रही है, बट लास्ट के 10 साल में आते आते इन दोनों का टेस्ट खत्म हो गया, लाइक इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो वो इंटरेस्ट बरकरार रखना होगा, आगे रखना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच कि हम जब इंटीमेट होते हैं या हमारी जो सेक्स लाइफ है वो हम दोनों के लिए सही है या गलत है। मतलब मुझे मज़ा आ रहा है जितना, उतना आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आना चाहिए। अगर मज़ा आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे के रीज़न सर्च आउट करो कि क्यों नहीं आ रहा है, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है, वॉट एवर, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लाओ। सेक्स लाइफ को कभी भी ब्रेक मत लगाओ, मतलब 2 साल 3 साल तक ब्रेक लगा दिया, वो मत लगाओ। सिर्फ हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए जो सेक्स है वो तो सिर्फ रूम के बीच है, लेकिन वो रूम के बीच पहुंचने से पहले जो 22-23 घंटे आप बाहर बिताते हो अपने साथ, तो एक दूसरे का, दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रहता है। दोनों स्ट्रेस फ्री रहने चाहिए, दोनों फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट ओपनली करने चाहिए, दोनों सक्सेसफुल होने चाहिए, दोनों एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हो ऐसे होने चाहिए, दोनों हेल्दी डाइट रहते होने चाहिए, दोनों सफिशिएंट ड्यूरेशन, मतलब अपार्ट फ्रॉम सेक्स उसके अलावा भी दिन में 8-10 घंटे अपने एक दूसरे के साथ बिताते होने चाहिए, एक दूसरे की चीज़ों को समझते होने चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए चाहिए। ठीक है, तो ये जो अच्छे कपल है, हेल्दी कपल है, ठीक है, वो कभी इस चीज़ों में पड़ेंगे ही नहीं। मतलब 10 साल के बाद ये भी वो वही स्टेज पे रहेंगे। लेकिन जो कपल सिर्फ आधे घंटा सेक्स करके बाकी के 22-23 घंटा मैंने जो बताया वो तरीके से नहीं रह रहा, मतलब पूरा दिन ऑफिस में जाने का, घर पे आने का, सेक्स करने का, सो जाने का, सुबह उठ के भाग जाने का, तो 10 साल के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनको मज़ा भी नहीं आएगा और वो प्लेजर भी नहीं मिलेगा। इससे डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे इससे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ सेटिस्फेक्शन रहा है। नहीं आ हाँ, रहे हैं। सिर्फ आधे घंटे का सेक्स नहीं है, सेक्स एक प्रोसेस है। आधे घंटे से पहले 22-23 घंटे कैसे रहे उसकी एक प्रोसेस है। बैठ के बात करनी, स्ट्रेस कम करना है, कम्युनिकेशन, दैट साथ द देना बेस्ट है, वे। रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, और बताना है आपको पसंद है या नहीं है। कुछ चेंजेस है तो चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं। फिर मैंने एक देखा था कि अगर कोई 20 की उम्र पे सेक्स कर रहा है तो वो सिर्फ इंटरेस्टिंग से कर रहा है, लाइक देख एक दूसरे को देख के। अगर वो 30 तक सेक्स कर रहा है तो वो मजे के, लाइक देख के, यही बात है। फिर वो 40 के बाद एक सेक्स करना जा रहा है तो वो इंजॉयमेंट के लिए होता है। तो ऐसे कोई स्टेज है कि उनकी मेंटालिटी चेंज होती है सेक्स के नहीं बारे नहीं, में? ऐसा हो सकता है, शायद थोड़ा बहुत मैं सहमत हूँ इसके साथ, बट 15 से 20 साल में जो हार्मोन्स होते हैं, जो बॉडी में नए नए डेवलप होते हैं, उसकी वजह से और पोर्नोग्राफी की वजह से, दोस्तों की वजह से सीख के सेक्स करने जाते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है। फिर उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद इनिशियली वाइफ के साथ अच्छे से सेक्स हो पाता है, फिर उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग वाला सेक्स होता है, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर रिटायरमेंट लाइफ होती है, ना परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, ना दोस्तों की सिखाई हुई चीज़ होती है, बच्चे भी बड़े हैं, सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए होता है। तो 40 के बाद जो सेक्स होता है वो सिर्फ स्ट्रेस एन्जॉयमेंट, फ्री। स्ट्रेस फ्री सेक्स होता है। 40 से पहले जो सेक्स होता है वो सिखा हुआ, प्रेगनेंसी प्लानिंग, परफॉर्मेंस वाला, ये सब सेक्स होता है। यही एक दूसरा एक और क्वेश्चन है बॉडी काउंट लेके। साइकोलॉजी इफेक्ट मेंस और वुमेन्स पे, अगर कोई बंदा है उसकी बॉडी काउंट ज़्यादा है और किसी लड़की की बॉडी काउंट ज़्यादा है, तो उनकी ये सेक्स लाइफ है इस पर इफेक्ट होती है? ऑफकोर्स हो सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली किसी लड़के का अगर बॉडी काउंट ज़्यादा है तो जिससे शादी करेगा उसकी वाइफ के बॉडी काउंट कम रहे होंगे, या शायद ऐसा भी हो कि वाइफ के कुछ बॉडी काउंट ही ना हो। अब उसने अलग अलग तरीके का सेक्स देखा हुआ है, अलग अलग पोजीशन देखी हुई है, अलग अलग सेक्स शेप देखी, अलग अलग शेप की बॉडी देखी हुई है, अलग अलग तरीके के प्राइवेट पार्ट्स देखे हुए हैं। तो उसने अगर शायद बताओ कि 10 लोगों के साथ किया है, तो उसमें से 3 या 4 तो 3-4 फीमेल ने उसको इतना हद तक प्लेजर दिया होगा। अब वो वाइफ में वही प्लेजर ढूंढने की कोशिश करेगा और शायद ना मिल पाए, तो फिर उसको अल्टीमेटली सेक्स लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, या इवेंचुअली उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाएगा, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, या फिर अपने आप को डिप्रेस्ड फील करेगा। अगर यही सेम चीज़ लड़की में हो तो? ये लड़की में भी यही होगी कि वो कंपैरिजन हो जाती है कि मैंने पिछले 10 पुरुषों के साथ सेक्स किया है
उसमें जो डिक साइज है आपकी डिक साइज वैसे नहीं है, उनका जो स्टेमिना है आपका स्टेमिना ऐसा नहीं है, उनकी जो किसिंग स्किल है आपकी वो किसिंग स्किल्स नहीं है। वो 3-4 एक बार सेक्स करके आधा घंटा घंटा ब्रेक लेके दूसरी बार करते थे, एक नाइट में वो 3 बार कर लेते थे, आप तो कभी नहीं कर पा रहे हो। वो कंपैरिजन हो जाती है, अल्टीमेटली उनकी भी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होती है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी डाइवोर्स के चांसेस हो जाते हैं। Having some multiple body count is not good for a relationship. नॉट गुड फॉर अ मैरिटल रिलेशनशिप। सर आइए बॉडी काउंट के बाद मुझे आपके बारे में जानना है हाइजीन। जैसे हाइजीन कितना मेन और फीमेल को हाइजीन पोता खुद के प्राइवेट पार्ट्स में कितने हाइजीन रखने चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए आफ्टर सेक्स और बिफोर सेक्स। तो सर आपको क्या कहेंगे इसके बारे में? सेक्सुअल हाइजीन की बात करो, प्राइवेट पार्ट्स को कैसे वॉश करना चाहिए, कैसे क्लीन अप करना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, ये अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूँ या अनमैरिड लोगों की बात करूँ, सबको रखना चाहिए। सबके लिए कॉमन टिप्स है, रोज बात करने जाओ, नहाने जाओ, अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से वॉश करो, ठीक है। जैसे कि मार्केट में वॉश अवेलेबल है, फीमेल के लिए मेल के लिए दोनों के लिए इंटीमेट वॉश अवेलेबल है, नॉर्मल वॉश अवेलेबल है, उससे अच्छे से दिन में एक बार वॉश कर लो, बात खत्म। फिर जब भी आप यूरिनेट करने जाओ, जितनी बार दिन में यूरिन करने जाओ, उसके बाद सिंपल टैप वाटर से प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करो। थोड़ा पानी डाल दिया ऐसा नहीं, पानी एक डबला 2 डबला ऐसा करके टपलर इतना पानी डालो कि वो अच्छे से वॉश हो पाए, उसमें से बैड स्मेल ना आए। जितनी भी बार वॉशरूम जाओ, यूरिन करने जाओ, उतनी बार कंपलसरी प्राइवेट पार्ट वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। बिफोर सेक्स अगर अच्छे से बात लोगे तो बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें हो जी, आपके दिन भर की जो धूल मिट्टी या जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स है, बैक्टीरिया वायरस जितने भी बॉडी में चिपके वो सब निकल जाएंगे, अच्छा रहेगा। और आपकी बॉडी में से एक स्मेल अच्छी आएगी, जो जब बेड में जाओगे तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, अपनी पार्टनर को भी अच्छा फील होगा, ठीक है। तो दोनों पार्टनर के लिए बिफोर सेक्स एक अच्छे से बात लेना ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर सेक्स अगर बात लो तो भी चलेगा, ना लो लेकिन फिर भी अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा कपल में एक कपल को अगर सेक्सुअल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि कोई वजाइनल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती, एसटीडी या कोई भी हो जाता है अगर समझो, तो उसको अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स अवॉइड करना है, उसकी एक अच्छे से ट्रीटमेंट करानी है। ट्रीटमेंट कराने के बाद जब तक डॉक्टर्स बोले उतने दिन का ब्रेक रखना है, ब्रेक रखने के बाद वापस ट्रीटमेंट करानी ज़रूरी, क्योंकि एसटीडी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी टिप्स है नॉर्मल सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, मैरिड लोगों के लिए और अनमैरिड दोनों लोगों के लिए। ओके, तो फिर हम अब एपिसोड ख़त्म करने जा रहे हैं। इन द एंड कोई बेस्ट टिप्स खरी मेंस के लिए? अगर मैन के लिए बात करूँ, ठीक है, तो पहली टिप तो ये है कि आप जब भी सेक्स परफॉर्म करने जाओ तो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उसको क्या क्या पसंद है वो जान लो, अच्छे से कम्युनिकेशन रखो। कम्युनिकेशन के दौरान उसको फोर प्ले कितना पसंद है, इंटरकोर्स कितना पसंद है, आफ्टर कोर्स कितना पसंद है, उसको क्या क्या चीज़ें में प्लेजर मिलेगा वो कोशिश रखो। उसको नीचा मत दिखाओ कि आपकी बॉडी में तो ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, आपके प्राइवेट पार्ट इतने छोटे हैं या प्राइवेट पार्ट बहुत बड़े हैं, ठीक है, आपको किस करना नहीं आता, वो सब चीज़ों कभी भी उसका अगर आपको फील भी हो रहा है फिर भी वो डिस्क्लोज मत करो। बीइंग अ जेंटलमैन ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। कम्युनिकेट अच्छा करोगे, अच्छे से उसको प्रेस करोगे, और उसके बाद अगर आप सेक्स करोगे तो जो आपकी पार्टनर है वो आपको प्लेजर देने की कोशिश करेगी, और उस प्लेजर में नॉर्मल प्लेजर से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेस्ट, तो आपने ये बहुत अच्छी टिप्स दी है और मेरे ऑडियंस ये देख के आपको खुशी होगी। तो आज डॉक्टर तेजस पटेल ने जो हमारे साथ आज डिस्कशन की है अबाउट सेक्स एजुकेशन, मास्टरबेशन, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, जिनको कई बार सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग जो बात नहीं कर पाते, उनके लिए आज ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक अगर आपको अपने विचारों शेयर करने हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कहिए, और तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।